हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं 2-3 दिन के अंदर। चाहे आप 2-3 दशक से डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, 2-3 दशक से। तो सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, किडनी फेलियर भी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द बिगेस्ट डिजीज। डायबिटीज क्या है वो इसी बात से समझ सकते हैं कि आचार्य जी ने बोला कि 11 बजे टाइम है, मैं यहाँ पहुंच गया 11:15 बजे फरीदाबाद से, सुबह 4 बजे का निकला हुआ हूँ, और आके देखा कि ढूंढने के बाद इलेक्शन मिल गया मुझे, कोई नहीं मिला। ठीक है ना। तो खैर डायबिटीज भी ऐसे ही है कि खाना पहले पहुंच जाता है, इंसुलिन तो उतना ही बनता है जितना नॉन डायबिटिक लोगों का, लेकिन इंसुलिन देर से पहुंचता है, दोनों का टाइम मैच नहीं करता है। दैट इज डायबिटीज। ऐसा नहीं कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स की इंसुलिन कम बनता है, बल्कि उनका ज्यादा बनता है या फिर उतना ही बनता है, लेकिन जो टाइम मैच नहीं कर पाता, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइमिंग, राइट। तो जिस तरह से कार्यक्रम सारे कार्यक्रम में ऐसे होता है भारत में, तो अगर 11 बजे सोचा तो मान ही लो कि 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होना है ना, ऐसे मान ही लो, है ना। तो दैट इज डायबिटीज। तो हमारी सोसाइटी में ये डायबिटीज है, राइट। तब भी आने में उतना ही टाइम लगा, आपको जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, प्रोग्राम भी उतनी देर का होगा, लेकिन एवरीथिंग इज शिफ्टेड अहेड, राइट। बॉडी के केस में इसको डायबिटीज बोलते हैं। तो इस शिफ्ट को हम कितनी देर में ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो कर तो सकते हैं 2-3 दिन के अंदर। चाहे आप 2-3 दशक से डायबिटीज की गोलियां ले रहे हैं, 2-3 दशक से, राइट। तो शुरू करते हैं सीधे स्टेट। पहली बात यह है कि जो आपको समझनी होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप सहमत ना हो, तो वो सवाल के लिए मैं थोड़ा टाइम छोड़ूंगा, अगर आपके सवाल होंगे तो मैं दूंगा। इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए कि आप कन्विंस्ड हैं, राइट। और कन्विंस होने के लिए आपके सवाल हो भी सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, किडनी फेलियर भी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द बिगेस्ट डिजीज। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे पता है कि अगले 5 मिनट में ये बात समझ लेंगे, और उसके बाद से आधी बीमारियां या बीमारी की चिंता आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। तो इसको समझाने के लिए एक मॉडल में लेके आया हूं। मुझे लगता है इस मॉडल की मदद से आपको मैं समझा पाऊँ। इस मॉडल को देखिए, इसको दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, ये मॉडल आपकी हेल्प करेगा। पहली और सबसे बड़ी बीमारी डायग्नोसिस एज डिजीज। इमेजिन कीजिए कि आप फुटबॉल प्लेयर हैं और दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, ऐसे इमेजिन कीजिए। और आप जीतेंगे तब जब आप इसमें गोल कर देंगे, और मैं एज ए फार्मा कंपनी में तब जीतूंगा जब आप गोल ना कर पाए, राइट। तो अब क्या है कि आप तो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी, आप तो गोल कर ही देंगे तभी सबसे अच्छे हैं। तो आप कहीं से भी ये बॉल को गोल कर रहे हैं, और बीच में जब आप थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, चुपके से इस गोल को छोटा कर दिया। अब आए, लेकिन आप तो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, आप फिर गोल कर देंगे। लेकिन मैं फिर, जैसे ही आपने इधर उधर अपना ध्यान दिया, मैं इसको पकड़ा, आपने गोल, तो फिर से मैंने बोला कि अब तो गोल करो आप, लेकिन आप फिर अच्छे खिलाड़ी हैं, 2-4 बार कोशिश करने का फिर भी गोल कर दें। तो फिर मैंने क्या किया, इसके बाद रूल और चेंज कर दिया कि गोल इधर से नहीं करना है, गोल उस कोने से करना है, उस कोने से करना है, इस बॉल से नहीं करना, एक बड़ा बॉल दे दूंगा उससे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दुनिया ये देख रही है कि गोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दुनिया ये नहीं देख रही है कि भाई गोल पोस्ट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। दुनिया ये नहीं देख रही कि गोल करने के नियम बदलते जा रहे हैं। फिर अल्टीमेटली एक नियम बना दिया, गोल तो करना है, लेकिन आंखों में पट्टी होनी चाहिए, तभी हम गोल मानेंगे। तो इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दुनिया के कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप गोल कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से सारी सिचुएशन को बना देंगे। तो बस ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आपने देखा, यही आज की सच्चाई है। तो इसको अगर हम देखें अपने अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो कितना ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। उनमें से एक रिसर्च पेपर जो 1983 का है, ये आपके सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि इसी को ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। उसको देखने के लिए कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो ये देखा गया जिन लोगों का ब्लड शुगर 227 से नीचे है, उनमें रेटिनोपैथी या डायबिटीज बीमारियां नहीं है, और जिनका ब्लड प्रेशर लगातार 227 से ऊपर रहने लगता है, उनमें भी 17% को रेटिनोपैथी हो गई। तो यहां पहली बार आया कि भाई कट ऑफ 227 होना चाहिए, कट ऑफ। इससे नीचे होगा तो कोई बीमारी नहीं, इससे ऊपर होगा तो सबको बीमारी नहीं, कुछ लोगों को बीमारी, तो ये कट ऑफ है। लेकिन जब ये सारे टेस्ट होते हैं तो याद रखिए, वो जो ब्लड लेते हैं वो वेन से लेते हैं, है ना, सिरिंज से लेते हैं। लेकिन आप जब ब्लड चेक करते हैं घर पे, किससे चेक करते हैं? कैपिलरी से। जब भी कैपिलरी से चेक करेंगे तो आपका ब्लड
ब्लड शुगर 10% ज्यादा आएगा ऑन एवरेज। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, वेन से ब्लड लीजिए तो 200 आएगा, तो कैपिलरी से लेंगे 220 आएगा, है ना, ज्यादा आएगा। तो लेकिन आप तो कैपिलरी से लेते हैं, तो आपके हिसाब से अगर इसी आंकड़े को देखें 227 प्लस मे बी 10% कितना हो जाएगा, करीब 250। तो 250 से नीचे नीचे अगर ब्लड शुगर है बिना किसी दवाई के, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज ए कंट्रोल ब्लड शुगर ऑन एवरेज। ऑन एवरेज हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान है जिसका 300 ही उसका नॉर्मल हो, बट रेयरली ऐसा होता भी है। तो आपका नॉर्मल क्या, हर एक का नॉर्मल थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे हर एक के पैर के साइज थोड़े थोड़े अलग हो ही सकते हैं या होते ही हैं। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ इस तरह के जो जितने सारे स्टडीज हुए हैं, सालों साल के स्टडीज, जो ऑफिशियल जो एक आंकड़ा आया है 1979 में, 200 से नीचे जिनका है ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद, वो नॉर्मल, उससे ऊपर है तो डायबिटीज। ये पहला डेफिनेशन है 1970, जो वाइड स्प्रेड सबने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वही वाली बात फुटबॉल के गोल पोस्ट की, 1997 आते आते अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक नया आंकड़ा डाल दिया कि भाई इसमें एक चीज और जोड़ दो, फास्टिंग। वो 200 से नीचे हो ना हो, लेकिन साथ में फास्टिंग भी 126 से नीचे होना चाहिए। फिर 2003 में उसको भी 126 को 100 कर दो। फिर 2010 आया, नहीं भी HbA1c को भी जोड़ दो, और वो अगर 5.6 से ऊपर होगा तो तब भी हम डायबिटीज मानेंगे, चाहे पहले वाले 2 क्राइटेरिया मैच होते हो कि नहीं। आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक एक चुपके चुपके नए नियम आते जा रहे हैं और गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। और ऐसे में एक टाइम अभी तो आ ही चुका है कि भाई अगर आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सारे आंकड़े चेक करेंगे, कोई ना कोई तो गोल के बाहर आ जाएगा, चाहे आप कितने बड़े फुटबॉल प्लेयर क्यों ना हो, चाहे आप दुनिया के सबसे हेल्दी इंसान क्यों ना हो। मैंने तो ये एक बार चैलेंज दिया था, ये चैलेंज मंच से दोहरा देता हूं, कोई भी हेल्दी इंसान लाके दिखा दो जिसके सारे आंकड़े पैरामीटर के हिसाब से हो, एक भी दिखा दो, राइट, पैरामीटर के हिसाब से नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा। तो मैं ये साबित कर सकता हूं, इन पैरामीटर को लेके चलें, दुनिया का हर इंसान बीमार है, हर इंसान बीमार है। बीमार सिर्फ वही नहीं है जो जिसने अपना टेस्ट ना कराया हो, वो बीमार नहीं है। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि द बिगेस्ट डिजीज इज द डायग्नोसिस। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बीमारी है तो आपको कौन बताएगा, आपकी बॉडी बताएगी। आप बताइए, जब पेट दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है, जब सिर दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है, जब कमजोरी फील होती है कौन सा टेस्ट बताता है, जब ब्रेथलेसनेस लगता है कौन सा टेस्ट बताता है, जब एंजाइना होता है तो कैसे पता चलता है, डॉक्टर बताता है आपको या आप डॉक्टर को बताते हैं, राइट, आप ही बताते हैं ना, राइट। तो जब आपको इमोशनली आप डाउन है तो कौन बताता है, डॉक्टर बताता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से आपका स्ट्रेसफुल है, नहीं, आप बताते हैं। मान लो मैं किसी के आंसू की बूंद लाके आपको दे दूं, टेस्ट करके बताइए खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है। दुनिया का कौन सा टेस्ट है जो बता देगा कि ये खुशी के आंसू है कि दुख के आंसू है? इतने सारे टेस्ट हैं, तो कौन बता सकता है खुशी के आंसू के दुख के आंसू है? जिसके आंसू है वो बता सकता है ना। तो आपकी बॉडी आपको लगातार सिग्नल दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस सिग्नल को इग्नोर करके जो ऑलरेडी जो वाइड स्प्रेड पब्लिसाइज्ड है उसको मान रहे हैं, अपनी आंख अपनी बॉडी को नहीं मान रहे। बस यहीं से बीमारी शुरू होती है, क्योंकि यहां से इलाज शुरू होगा ना। इलाज इज द डिजीज, राइट। लेकिन फिर भी आंकड़े कभी कभी देखने पड़ते हैं हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि लोग जब आते हैं हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में, तो अक्सर दवाइयों को लेके ही आते हैं। वो दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने बॉडी को पोल्यूट कर दिया। अब दवाई को टेपर डाउन करना है तो हमें एक आंकड़ा, कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके भरोसे हम दवाइयों को टेपर डाउन करें। हट, तो एक आंकड़ा जो आपको याद रखना है 250, 250 mg पर डेसीलीटर। 250 मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर बिना किसी दवाई के आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे आ रहा है तो दैट इज नॉर्मल। ब्लड प्रेशर में भी 250 का आंकड़ा याद रखिए। अगर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऊपर और नीचे वाले दोनों मिला दीजिए, अगर 250 से नीचे आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज में। मान लो किसी का 150/90 है तो टोटल कितना हुआ, 240 हुआ, तो 250 से नीचे है ना। सिमिलरली टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है, परफेक्ट है बिल्कुल। LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 250 से ऊपर है तो क्या हमें दवाई लेनी चाहिए? अगर 250 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो दवाई तब भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन तब आपको कोलेस्ट्रॉल खाना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कोलेस्ट्रॉल है? वेरी सिंपल। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता सिर्फ जानवरों को दी है, एनिमल्स को। वी आर एनिमल्स, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है। तो एनिमल फूड बंद कर दीजिए।
अच्छा बताइए, डेयरी प्रोडक्ट प्लांट फूड है कि एनिमल फूड है? एनिमल फूड, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल है। काजू प्लांट है कि एनिमल है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जब भी कोई चीज आप उठाए खाने के लिए, आप ये बताइए इसका सोर्स प्लांट से है कि एनिमल से? कहा प्लांट से है, खा लेता हूं। काजू ढेर सारा खाइए, कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं उसमें, क्योंकि भगवान ने प्लांट को शक्ति नहीं दी कोलेस्ट्रॉल बनाने की। आपकी बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी की आवश्यकता है। अब जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं दैट बिकम्स एक्सेस, तो एक्स्ट्रा खाना ही नहीं है। अभी आज से 10 दिन पहले में लेक्चर था, और जब मैंने बोला कि एनिमल फूड खाना छोड़ दो, तो वो आधे लोग तो जाने लगे। तो मैंने रोका, मैंने कम कर दो, ऐसा करो कि वो वाला एनिमल खाया करो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। तो कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? क्योंकि वो तो सारे एनिमल ईटर हैं, वियतनामीज, है ना। तो मैंने कहा कि याद रखिए, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम पैर हो जानवर के उतने कम कोलेस्ट्रॉल। बकरी है, सुअर है, 4 पैर, खूब कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल नहीं खाना कभी। मुर्गी से 2 ही पैर है, चलो थोड़ा बहुत खा लेना, खाना ही है तो वहां तो बोलना ही पड़ता है। मछली एक भी पैर नहीं है, चलो फिर भी ये उससे अच्छा है, राइट। एक आदमी ने बोला सांप खा सकते हैं, कोई पैर ही नहीं उसके, लिटरली। हाँ तो लेकिन सांप के स्किन के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ लेग्स, स्मॉल स्मॉल लेग्स, बहुत सारे। तो यानी कि कितना खतरनाक है। ऑक्टोपस 8 पैर छोड़ दो, यानी कि उनको तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आप खाएंगे, खाने से पहले पूछ लो भाई कितने टांग है इसमें। 4 टांग छोड़ो यार, 2 टांग कभी कभी खा लो, 1 टांग फिर उससे बेटर है। मतलब ये कि आइडिया ये है कि जो चीजों में कोलेस्ट्रॉल है या तो उसको पूरी तरह छोड़ दो, और जो लोग ये कसम ही खाते हैं छोड़ना नहीं है तो कम कर दो, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगा के रीएडजस्ट करो। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं वही वाला ज्यादा है, तो उसको तो कम किया जा सकता है। नाउ यू नो हाउ टू डू इट, राइट। दवाई लेके अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोई कोशिश करेगा, याद रखिए दुनिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक न्यूट्रिएंट है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप एक अंडा लीजिए और उसको लैब में भेज के बताइए इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है। 68% एग के अंदर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, और बाकी सारा कुछ मिला के बाकी सब कुछ प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो एक अंडे से चिड़िया बनती है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोलेस्ट्रॉल का ही है, पूरी जिंदगी आ जाती है। तो हमारे बॉडी के जितने सारे फंक्शनिंग आप जानते हो, चाहे बाल से लेके नाखून से लेके ब्लड से लेके ऑल काइंड ऑफ हार्मोन से लेके, इसमें कोलेस्ट्रॉल के या आउटर लेयर ऑफ द ईच ऑफ द सेल सब कुछ कोलेस्ट्रॉल ही तो है। जो चीज सब कुछ है जिससे जिंदगी शुरू हुई है उसी को आप कम करना चाहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को, उसके ऊपर मेरी किताब है, वो किताब आगे मैं लिंक दे दूं। ये किताब क्या है, यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड, ये किताब आप पढ़ेंगे, या डायबिटीज गाइडलाइन, जिसके बेसिस पे मैंने 250 का ये आपको बताया। तो ये स्क्रीन पे जो लिंक है इसमें जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे अमेजन वगैरह में तो बिक ही रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसके डीप में जाना है तो ये रेफरेंस है, ऐसे जस्ट बिना रेफरेंस के नहीं है। सबसे फास्टेस्ट दवाई टाइम एज मेडिसिन, ये जो जो मैं बताता जा रहा हूं उसके डिटेल में जाना हो तो साथ में वो किताब भी है जो आप ई बुक ले सकते हैं, है ना। टाइम एज मेडिसिन का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में, सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है, शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सनसेट से पहले आपका डिनर फिनिश हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये नहीं बोल रहा हूं, खाना चेंज करने नहीं बोल रहा हूं। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM, राइट। अगर आप ये कर लेते हैं, अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, कई लोग नहीं करेंगे, अगर आप ये कर लेते हैं और ऐसा करते हुए अगर 10 दिन हो जाते हैं, विद इन द फर्स्ट 10 डेज गुजरने के बाद, विद इन 10 डेज के बाद 11वें दिन से आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा, एसिडिटी गायब हो जाएगा, ब्लोटिंग गायब हो जाएगा। अगर आपने करते करते 15 दिन पार कर दिए तो ज्वाइंट पेन रिलीफ होने लगेगा। अगर करते करते 3 हफ्ते पार कर दिए, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपको दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी, इंसुलिन टेपर डाउन करना जरूरत पड़ जाएगी। और अगर 4 हफ्ते भी गुजार दिया आपने तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या मोटापा, वो उसमें मोटापे में तो 5% घट जाता है एवरी मंथ, 5% रिडक्शन, राइट। और मोटापे में जो एक्सेस फैट है वही घटता है। तो मैंने आपको ये बताया सिर्फ एक चीज करना है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। यानी कि आप लगभग 10 घंटे के ब्रैकेट में खा रहे हैं और बाकी आप कुछ नहीं खा रहे हैं।
तो जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, यानी कि शाम के 6 बजे के बाद, तब भी बॉडी को खाना चाहिए। तो बॉडी क्या करता था, जहां जहां आपका ट्यूमर है, स्टोन है, ब्लॉकेजेस हैं, आप कभी स्टोन किसी का निकलता किडनी का, अगर उसको तोड़ के देखें उसके अंदर क्या है पता है आपको? उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, उसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, उसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। वो एक तरह का खजाना है जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही। तो स्टोन, ट्यूमर, उसके अंदर खजाना होता है। तो लेकिन वो खजाना बॉडी तब यूटिलाइज करेगी जब आप सनसेट के बाद नहीं खाएंगे तब। राइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद जो आप खाते हैं वो बॉडी स्टोर करती रहती है, और सनसेट से पहले जो खाएंगे वो बॉडी यूटिलाइज करती रहती है। एज सिंपल एज दैट। राइट, हमारी दिस नॉट अ सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी बनी ही ऐसे है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट एंड डू इट फॉर फ्यू डेज। तो कितने कितने रिजल्ट आएंगे वो हम अपने हॉस्पिटल्स के डेटा से आपको बता रहे हैं। बाकी डिटेल डेटा के लिए वो किताब का मैंने रेफरेंस दिया है, टाइम एज मेडिसिन। राइट, तो याद रखिए, हमारे मान लीजिए यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, पियानो भी है, गिटार भी है, तबला भी है, और सारे लोग जब बजा रहे हैं आपस में हारमोनी, आपको जो सुनाई देगा व्हाट इज कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, चालाकी से पीछे वाला जो बांसुरी वाला उसको छेड़ देता हूँ, भाई साहब गाड़ी की चाबी देना, हटाना है। जैसे ही मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट किया, वैसे जैसे वो डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके डिस्ट्रैक्ट होने से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। हालांकि सब बजा अभी भी रहे हैं, लेकिन आपको जो सुनाई देगा नॉइस, है ना? तब भी वो बजा रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपस में हारमोनी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनके आपस में हारमोनी अगर होगी, आपकी लाइफ होगी म्यूजिक। हारमोनी बिगड़ेगी तो आपकी लाइफ होगी नॉइस। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। राइट, और इसको अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज भी मिला था इस वाले साइंस को। तो सर्केडियन क्लॉक को रीसेट कैसे करना है, उसका सबसे फास्टेस्ट तरीका है, डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM एंड डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। राइट, ऐसे करने से बीमारियां धीरे धीरे चली जाएंगी। चली जाने के बाद 1 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद आप थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। 8 AM टू 8 PM, शाम के 8 बजे तक खाओ, लेकिन 12 घंटे आपने नहीं खाया, दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी विल वर्क। तो रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप खाते हैं ऐसे टाइम पे जब सूर्यास्त हो चुका है, तो मोस्टली दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड, दैट इज स्टोर्ड। जो चीज स्टोर हो गया वही आपको बीमार करेगा, है ना? तो वेरी सिंपल, इसमें टाइम इज मेडिसिन। कुछ करना ही नहीं है, यही करना है, कुछ करना नहीं 6 बजे के बाद, है ना? पानी पी सकते हैं कभी भी, कितना भी पानी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको वो इट विल नॉट डिस्टर्ब योर सर्केडियन क्लॉक। अब आते हैं दूसरी मेडिसिन जो हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों को यहाँ आने से पहले डीआईपी डाइट का आइडिया था, पता था? कुछ लोग हैं, देयर आर फ्यू जो हाथ रेस कर रहे हैं। डीआईपी डाइट पिछले 14 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। डीआईपी डाइट पे जब हमारे पेशेंट जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के पेशेंट हिम्स हॉस्पिटल में, हम ये चीज पर्टिकुलर करते हैं कि हमारा जो किचन है वो 6-6:30 बजे बंद हो जाता है। हमें पता है कि पेशेंट किसी चीज का भी आया हो, हम जब उसको खाना देंगे ही नहीं, हमारे कंट्रोल में पेशेंट है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में उसको ठीक होना ही होना है। साथ में मैं ये भी बोल रहा हूँ, उसके लिए उस डिसिप्लिन को मेंटेन आप घर पे भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी हॉस्पिटल में आके करना है। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप सब तो अभी बताया आचार्य जी ने कि भाई वो बहुत बिजनेसमैन बड़े से बड़े आने वाले। मैंने कहा ठीक है, फिर तो हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं आप। राइट, तो खैर, हॉस्पिटल में आए या घर पे करें, करें यही फूड एज मेडिसिन में। जब हम अपने पेशेंट को डीआईपी डाइट देते हैं, 14 साल से हम दे रहे हैं, पहले 3 दिन के अंदर 90% पेशेंट को दवाई छोड़नी पड़ती है। इंसुलिन को एटलीस्ट 50% टेपर डाउन करना पड़ता है। 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर बीपी की गोली सबकी छूट जाती है, अधिकतर की, और 2-4% जिनका किडनी फेलियर होता है उनका तो नहीं छूटता, लेकिन अगर किडनी फेलियर के अलावा है तो छूट जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो जाता है, 250 से ऊपर जो होता है कम हो जाता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मोस्टली ठीक हो जाता है। अगर यही करते करते 1 महीना हो गया, तो एंजाइना जो है, हार्ट डिजीज, यानी कि एंजाइना जब भी चलते हैं आपको चुभन होती है, दर्द होता है, या ब्रेथलेसनेस होती है, थकान होती है, जब भी आप स्टेयर चलते हैं तो वो गायब हो जाता है। ओबेसिटी 10% रिडक्शन ऑन द फर्स्ट मंथ, यानी कि 100 kg का इंसान 1 महीने के अंदर 90, अगले महीने 5% रिडक्शन मोर, यानी कि 85 kg। इस तरह से 3-4 महीने में नॉर्मल बीएमआई में आ जाता है। 2 महीने अगर आपने डीआईपी डाइट फॉलो किया, तो ये हो ही नहीं सकता कि थायराइड की गोली छोड़नी मजबूरी ना हो जाए, नहीं तो आपका हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कहीं आपने अगर 6 महीने कर लिए
तो कैंसर है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, इसमें क्लियर इंप्रूवमेंट, ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है, उसके सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं। 8 महीने कर लिया तो किडनी डिस्फंक्शन, लिवर, स्किन डिजीज, इसमें फायदा होने लगता है। 3 महीने बाद अक्सर हमारे पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमने तो डायबिटीज के हिसाब से डाइट लिया था, लेकिन हमारा कैटरेक्ट ठीक हो गया, हमारे चश्मे छूट गए, ग्लूकोमा ठीक हो गया। तो 3 महीना लगातार करने से आप में से कई लोग चश्मा पहने हुए हैं इस वक्त, और आपकी मजबूरी होगी चश्मे का या तो पावर कम करना पड़ेगा या छोड़ना ही पड़ेगा। चश्मे से नहीं दिखाई देगा फिर ठीक से, बिना चश्मे के फिर ठीक से दिखाई देगा। 3 महीना, 3 महीना, राइट। तो 9 महीने से 1 साल के अंदर जो हार्ड वर्ल्ड जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उसमें क्लियर कट इंप्रूवमेंट दिखता है, और उसके भी रिसर्च पेपर्स मैं आपको शेयर करूंगा जो हमारे पेशेंट के छपे हैं जर्नल्स में, राइट। तो ये डीआईपी रेट क्या है ये आप समझ लीजिए। ये वीडियो का लिंक भी हम आपको दे देंगे ताकि यही वाला पूरी रिकॉर्डिंग पर और देख सके आप। डीआईपी रेट में 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप है 12 बजे तक सिर्फ आपको फल खाना है, 3 से 4 तरह के फल आपकी पसंद के, उसमें संतरा, तरबूज, खरबूज, पपीता, जितने सारे फल हैं जो आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक मीठे फल जरूर खाने, मीठे फल जैसे आम, जैसे अंगूर, जैसे चीकू, उतनी जल्दी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि ये तो भाई कुछ उल्टा ही सुनाई दिया। अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं 15 साल से मैंगो नहीं खा रहा हूं फिर भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। मैं उनको बोलता हूं क्योंकि आप 15 साल से मैंगो नहीं खा रहे इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं। जो चीज आपको ठीक कर सकती है वही चीज को दुश्मन बना के वही चीज को बना दिया, ये आपको छोड़ना है। याद रखिए, याद है ना जब मैंने शुरू किया था टाइमिंग वाली बात मैं कर रहा था, टाइमिंग वाली बात याद रखिए कि डायबिटीज भी लेक्चर की तरह है। लेक्चर शुरू हुआ लेट, मैं पहुंचा पहले, आप पहुंचे लेट, है ना। तो वही फूड पहले पहुंच गया और इंसुलिन बाद में आ रही है, दैट मेक्स यू डायबिटिक पेशेंट। फूड और इंसुलिन साथ साथ जाएगा तो डायबिटिक होंगे नहीं। मीठे से फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों साथ साथ कैसे जाएंगे। अब मान लो जब मैंगो खाएंगे आप, तो मैंगो के अंदर जो लाइव एंजाइम्स है वो सीधे ट्रिगर करता है पेनक्रियास को कि भाई हम आ रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन चलता है। जब तक मैंगो का शुगर ब्लड में पहुंचेगा तब तक इंसुलिन बन के साथ साथ पहुंच जाएगा उसी वक्त, पहले दिन से ही, क्योंकि मैंने तो 3 दिन बोला ना डीआईपी डाइट, पहले दिन से, पहली बार से ही, फर्स्ट टाइम से ही। आप कभी हमारे हॉस्पिटल विजिट करने आइए और सुबह का नाश्ता देखिए, ये फल भरा भरा रहता है, मीठे से मीठे फल, खट्टे से खट्टा फल, जैसा फल जितना चाहे पेट भर के खाते हैं। डायबिटीज पेशेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, वो तो हैरान भी होते हैं लेकिन दे हैव फेथ इन अस, तो खा लेते हैं और फिर देखते हैं कि ग्लूकोमीटर में ब्लड शुगर नॉर्मल क्यों आ रहा है जबकि इंसुलिन तो ली नहीं। उन्हें एक बार को शक होता है शायद ग्लूकोमीटर खराब आ रहा है, क्योंकि ये आदत नहीं है कि भाई इतने सारे फ्रूट्स तो कभी खा के देखे नहीं क्या होता है। और वो विद इन द फर्स्ट डे कई लोगों की हमारी दवाई छूट जाती है, सेकंड डे बाकी लोगों की छूट जाती है, कुछ रह जाता है तो थर्ड डे छूट जाती है, तो कुछ लोगों को 15 दिन भी लग सकते हैं। चलो मानो 15 दिन लग गए, तो 3 से 4 तरह के फल आपको लेना है और कितना खाना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 कर देंगे तो दैट बिकम 700, मेक इट ग्राम। 700 ग्राम कम से कम मुझे खाना है मेरे लिए। इससे अधिक खाएंगे तो और अच्छा है, 1400 ग्राम खाएंगे तो और अच्छा है, 2 किलो खाएंगे तो। अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट एक फिगर है। 600 ग्राम में पेट भर गया कोई बात नहीं, यही रुक सकते हैं, लेकिन कुछ और नहीं खाना है। जब भी खाना है 12 बजे से पहले तो फल खाना है, स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच और डिनर में बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 वही है जो आपका प्लेट अभी है, रोटी सब्जी दाल चावल एनी वेजिटेरियन थिंग, इडली डोसा उल्टा सीधा सब कुछ प्लेट 2 में रख दो आप। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की वेजिटेबल्स जो कच्चा खाया जा सकता है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह। कुछ चीजों को स्टीम कर सकते हैं, ब्रोकली, इस तरह की चीज, गोभी वगैरह। और 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लें, मोस्टली रॉ। और कितना खाना है, बॉडी वेट, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम। 350 ग्राम से पहले अगर कम खाएंगे तो दैट इज अ फूड, और अगर अपने कैलकुलेशन 350 ग्राम है उससे ज्यादा खाएंगे दैट बिकम्स अ मेडिसिन। जब इतना खाएंगे तो और 2-3 दिन ऐसे करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी, आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपकी एपिटाइट बढ़ जाएगा, आपकी ईटिंग क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे वो गायब होने लगेंगे। जब प्लेट 1 आपने फिनिश कर लिया, अब प्लेट 2 में जो नॉर्मल खाते हैं वो भी खाइए, कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया मैंने, एक प्लेट ऐड किया। अगर आपको जरा भी ये लग रहा है कि भाई पहले इतना खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, पहले दिन ऐसा लगेगा, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि आपकी भूख बढ़ेगी, आप 2 प्लेट खा पाएंगे, बड़े मजे से खा पाएंगे। 350 ना सही, 300 ना सही, 250, उससे नीचे नहीं। मतलब ये कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी है,
लेकिन इस तरह से इस पैटर्न में खाना, साथ साथ नहीं खाने बोल रहा हूँ, पहले खाना सलाद। हम क्या करते हैं, 6 लोगों की फैमिली बैठ जाती है, बीच में सलाद का एक डोंगा होता है, हाँ, तो जिसमें खीरे टमाटर पड़े रहते हैं, 2-4 टुकड़े खा भी लेते हैं या नहीं भी खाते हैं, वो वहीं छूट जाता है, लेकिन दिमाग में लगता है कि हमने तो सलाद खाते हैं। वैसे नहीं खाना है, पहले सलाद खा के फिनिश करना है 350-300 ग्राम, उसके बाद आप रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपका है वो खाइए, पेट भर के खाइए। कम खा के ठीक नहीं होना, ज्यादा खा के ठीक होना, राइट। तो लंच में यही करना, डिनर में भी यही करना। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीजों को छोड़ दीजिए, जो भी चीज फैक्ट्री से आती हो, पैक्ड रिफाइंड फूड बिस्किट ब्रेड वो छोड़िए, जो भी चीज जानवरों से आती है वो छोड़िए, चाहे वो चिकन अंडे मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि दूध से तो बड़ा हड्डियां मजबूत होती हैं, तो आपने तो बचपन से दूध पिया ही है, तो काफी सारी मजबूत हो ही चुकी होंगी। अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे तो हड्डियां पिघलेंगी तो नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जरा सोचिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करता है लेकिन गाय को पकड़ के दूध नहीं पीने लगता है कि नहीं। तो गो बाय द नेचर। दूध बना है हमारे बचपन में जब दांत नहीं निकले कुछ महीने के लिए, लाइक ऑल अदर एनिमल। और हमारी माँ का दूध, कई लोग बोलते हैं गाय का दूध तो बहुत न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशियस है, गाय के बछड़े के लिए न्यूट्रिशियस है। उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज अबाउट 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो एक बछड़ा 6 महीने में पूरा 100 केजी का बन जाता है, लेकिन एक इंसान को 100 केजी बनने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है ना। तो हमें अपने बच्चे को गाय भैंस तो बनाना नहीं, इंसान ही बनाना है। फिर भी अगर आप सोचते हैं कि दूध इंपॉर्टेंट है तो जिंदगी भर आपने पिया ही है, मेरे बोलने से 3 दिन के लिए छोड़िए, उसमें तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मान ही लीजिए 3 दिन में अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप दोबारा अपना जो भी अपना पहले का था वो कर लीजिए, है ना। और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है जैसा रिजल्ट मैंने अभी बताया था, राइट, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। इंपॉर्टेंट है एविडेंस जो आपकी बॉडी दे रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, राइट। तो स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, मुट्ठी भर खाइए, जब मन चाहे तब खाइए, 6 बजे के बाद नहीं खाना। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं खाना है। तो मतलब ये कि ये सारे फ्लेक्सिबल फूड है। धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट, 20 नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट, थोड़ा बहुत तो धूप दिखाइए। जिस तरह से जब आप सांसें लेते हैं तो 99% ब्रीदिंग यहां से होती है और 1% ब्रीदिंग स्किन से होती है, ठीक उसी तरह से जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन होती है वो मुंह से खाता ही है, स्किन के लिए द न्यूट्रिशन इज द सनलाइट, राइट। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सनलाइट एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो आप खाएं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो। बाकी एनिमल क्या करते हैं, खाना नॉर्मल खाते हैं फिर अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, अब खाने को गर्म करते हैं फिर खुद एसी में घुस जाते हैं, उल्टा।